बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ सियासत जो है वो बड़ी इस्तराब की शिकार है, दूसरी तरफ इकोनॉमी के बेहतर इंडिकेटर्स कब तक सस्टेन कर सकेंगे अगर वाकई में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती रही है, एक अहम सवाल है। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल दीगर जमातें एहतजाजी मोड में जा रही है। इससे पहले भी एहतजाज का ऐलान तो हुआ लेकिन वो हो ना सका। अब एहतजाज का ऐलान करने के बाद मामला कहां तक जाएगा, ये एक अहम सवाल बनता जा रहा है। एक ऐसे पॉइंट पे जहां ये तासुर पाया जा रहा था कि शायद मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी की तरफ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद और उनकी बशमूल काबीना के साथ इफ्तार डिनर कोर कमांडर हाउस में, उसके बाद ये चहमगोइयां चलने लगी थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला आसानी की तरफ बढ़े। लेकिन मेरे जराए बताते हैं कि आसानी तब होगी जब 9 मई के मामलात पे माफी मांगी जाएगी, जिम्मेदारी कबूल की जाएगी और अगली दफा के लिए तौबा तायब कर ली जाएगी कि इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है और अब जो कल स्टेटमेंट्स आई हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से, वो किस जगह पर स्टैंड करती है? क्या हम एक ऐसे दोराहे पर आ गए हैं जहां ना आर होगा ना पार होगा और चीजें स्टक रहेंगी, एंड फॉर हाउ लॉन्ग? इसी हवाले से पहले सेगमेंट में हमारे साथ बात करने के लिए सरदार लतीफ खोसा साहब हैं, उसके बाद आमिर इलियास राना साहब मौजूद होंगे। खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये बताइएगा कि एक तो ये बातचीत होना कि जी अप्रैल में खान साहब बाहर आ रहे हैं, मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, ये, और इसको इस तनाजुर में देखें कि 9 मई के ऊपर तो कोई किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। क्या होने जा रहा है खोसा साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी या मुश्किलात देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मैं यकीन से वसूख से कहता हूं कि अब जो बात आ गई है, एक डिफाइनिंग मोमेंट पे हम आ गए हैं। और सिवाय आप मीडिया लोगों के जो 9 मई को रट लगाई हुई है, 9 मई जैसे आसमान से कोई वो गिर पड़ी है, वो देखिए 9 मई ऑर्केस्ट्रेड थी। 9 मई और 9 फरवरी को जरा मिला लें और फिर आप देखें कि 45 साल खुदारा मत लगाएं कि फिर एक साजिश हुई थी जो 45 साल के बाद हमने भुट्टो की बेगुनाही का जो है सुप्रीम कोर्ट ने फतवा दिया और कहा कि ये खोसा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। 9 फरवरी और 9 मई को मिला ले, लेकिन मेरी दरखास्त ये है कि ना ही मिलाएं, क्योंकि 9 मई के बाद आपको याद है खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे पकड़ने आएंगे लोग तो मैं तो इसी तरीके से, हमारे तो लोग फिर इसी तरीके से गुस्सा करेंगे। और 9 फरवरी को जो हुआ तो वो भी एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन रही है। इन दोनों को ना ही मिलाएं खोसा साहब, इन दोनों को अलग अलग करके क्यों नहीं रीड करते हम लोग? नहीं, जरा देखे ना, क्यों कड़ियां नहीं मिलाते? क्यों हम जो है अपना आंखों पर पर्दा डालते हैं? क्यों हम इन चीजों को अफवाह करते हैं? क्यों हम उनका नाम नहीं लेते जो कर रहे हैं? जजेस ने ले लिया ना, 6 जजेस ने, कि हमारी जो है निजाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमारे अदालती निजाम पर असरअंदाज हो रही है एग्जीक्यूटिव और जो है एस्टैब्लिशमेंट। और ये हम तो पहले कहते थे, इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जिस तरीके से बुलडोज करके 3 मरतबा सजाएं करवाई गई इमरान खान साहब को, वो किसने करवाई? आपका ख्याल है अदालतों ने करवाई? जिन्होंने भी करवाई। क्यों अभी भी खान साहब वेट कर रहे हैं कि कोई उनसे बात करे? आपको पता है उनकी स्टेटमेंट आई ना जेल से, अडयाला जेल से, कि 2 दफा वो बाजवा साहब से बात कर सकते हैं, तो वो अभी मौजूदा सेटअप से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी बात करने को वो तैयार बैठे और वो शायद एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, बाकी किसी से बात ना की जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जितने भी जो है हमारी मीटिंग हुई है, नशिस्तें हुई हैं आपके साथ, जो उन्होंने टॉक किया है, मीडिया टॉक्स किए हैं, उसमें उन्होंने 2 टोक कह दिया, ना कोई डील होगी और ना ही मुल्क छोड़कर जाएंगे। तो फिर बात किस चीज की करना चाह रहे हैं वो खोसा साहब? बात अगर करनी है तो हमारा मैंडेट वापस करें। और दूसरा बात ये, इस हुकूमत को जो यरगमाल किया हुआ है, हुकूमत को ये शहबाज शरीफ चला रहा है हुकूमत। अब वो तो अपना वजीर खजाना भी नहीं रख सकता, वो तो अपना वजीर दाखिला भी नहीं रख सकता है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी नहीं रख सकता है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है। खान साहब ने तो जेल में मैंडेट वापस करने की बात नहीं की ना, उन्होंने तो सिर्फ ये इशारा दिया कि अगर मैं 2 दफा हुकूमत जाने के बाद बाजवा साहब से मुलाकात कर सकता हूं तो मैं मौजूदा सेटअप से भी बात कर सकता हूं। तो वो तवक्को तो है ना कि कोई रीच आउट करे, उनसे कोई बात करे। जी नहीं, हमें नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, ना ही खान साहब ये तवक्को कर रहे हैं। खान साहब आइन के अंदर रहते हुए वो चाहते हैं कि सभी इदारे अपना अपना जो है फराइज और काम करें। देखें, जो तनख्वाहदार हैं, अब ये चाहे अदलिया हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, ये तनख्वाहदार हैं और अवाम के टैक्सों के पैसों से, खून पसीने की कमाई के टैक्सों के पैसे से इनको तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं। तो पे मास्टर कौन हुआ? अवाम। तो अवाम के ऊपर जो है क्यों कर उनको मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं हैरान हूं। और अब ये आप देखेंगे कि इलेक्शन इसके बाद जो है ईद के बाद इंशाल्लाह 29 अप्रैल को जो
ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، فل کورٹ بیٹھے گی، اور فل کورٹ میں ہم انشاءاللہ یہی تقاضا کریں گے کہ جو بھی آئین کے ساتھ، جو بھی الیکٹورل پروسیس یعنی انتخابی عمل کے ساتھ مداخلت کرتا ہے، وہ ہائی ٹریزن میں اس کو سزا ہونی چاہیے. ایک دفعہ یہ مواخذہ ہوگا تو پھر یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا بند ہوگا. وگرنہ اگر آپ جو ریاست عوام ہوتے ہیں، اور عوام کے ساتھ تابع داری ہر ایک پر واجب اور لازم ہے، اور آئین کی پاسداری جو ہے ہر ایک پر جو ہے. I guess the institutions understand that. That is exactly why وہ پھر اسٹیٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ انفرادی شخصیات کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا شخصیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پورے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا صرف پارٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی سیاسی پارٹی کے بارے میں. بہرحال اس ٹائم پر آپ کو 9 مئی والے کیس میں اسپیشلی، یہ وہ کوئی قیاس آرائی نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ طور پر بیرسٹر گوہر نے کہا تھا نا کہ وہ اپریل میں باہر آ جائیں گے. کیسے باہر آ جائیں گے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، توشہ خانہ میں ان کی ضمانت ہو چکی. جو انہوں نے الیکشن کمیشن والا 3 سال سزا تھی، وہ میں نے ضمانت کرا دی تھی، سسپینڈ ہو گیا. اب سائفر والا جو ہے 1 ہفتے کی مار ہے، سائفر کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کی آبزرویشن دیکھ لی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کہ کدھر ہے سائفر، وہ ڈاکیومنٹ ہے کدھر. جب پیش ہی نہیں کیا ڈاکیومنٹ میں تو آپ سزا کس بات پہ کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی جو ہے انشاءاللہ بری ہو جائے گا. باقی رہ گیا القادر ٹرسٹ والا کیس. القادر ٹرسٹ کے کیس میں میں نے ضمانت کی درخواست دے رکھی ہے، بدھ کو لگی ہوئی ہے. وہ بھی انشاءاللہ باہر اس لیے آ جائیں گے کیونکہ جو پرنسپل وٹنس، چیف وٹنس ہے، وہ کہہ گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ فیملی کے خانوادے کے اکاؤنٹ سے جو پیسے آئے وہ سیدھا سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ نے خزانے میں بھیج دیے. اس میں ایک دھیلا بھی جو ہے نہ عمران خان اور نہ ہی بشرا بی بی کے آیا. اور جو کوئڈ پرو کو کہتے ہیں معاوضے میں، جو 460 کنال سہاوا میں القادر یونیورسٹی کے نام پہ ملک ریاض نے ٹرسٹ میں دی، وہ ٹرسٹ موجود ہے، ٹرسٹ کے ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں، بلڈنگ موجود ہے. 150 بچہ جو ہے مفت وہاں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہ بشرا بی بی اور نہ ہی عمران. ٹھیک ہو گیا کوسا صاحب، what you're saying obviously. اب آ جائیے 9 مئی. 9 مئی آ جائیں جی. ہونے طریقے سے مجرمانہ حرکت کرتے ہوئے وردیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، وکلاء کو تشدد کیا گیا، عملے پر مار کٹائی ہوئی، وہاں ریکارڈ توڑا گیا، وہ میزیں کرسیاں توڑی، غیر قانونی طور پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور انہیں رہائی دے دی گئی. مجھے بتائیں کس وردی والے پر جو ہے کوئی فرد جرم عائد ہوا، کس کو نہیں پکڑا گیا؟ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر دھاوا بول دیں؟ اسٹیٹ کے ادارے، معاف کیجیے گا، اسٹیٹ از دا پیپل آف پاکستان. اسٹیٹ از دا انٹائر کنٹری. ادارہ ایک ہی ہے، خدا را ادارہ ایک ہی ہے، وہ پارلیمان ہے جو عوام کو مقتدر کرتا ہے. باقی سارے سیلریڈ امپلائیز. ویسے تو کھوسا صاحب پارلیمنٹیرینز کو بھی سیلری ملتی ہے پاکستان کے عوام سروس آف پاکستان. دیکھیں، سروس آف پاکستان کبھی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی ہے. سروس آف پاکستان کو سروس آف پاکستان ہی رہنے دیجیے گا. آئین کے تابع، وہ آئین کے اندر ان کے جو ہے ڈیلینیٹڈ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ وکیل ہیں، بہت سیزن وکیل ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. دا ادارز، یہ سارے ادارے اسٹیٹ کے انڈر آتے ہیں نا، پارلیمنٹ کے انڈر بھی آتے ہیں. تو اگر آپ کسی ادارے کی بلڈنگ کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے تو وہ اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کنسیڈر ہوگا نا. کوئی سیاسی جماعت آج تک کسی سیاسی جماعت نے ایسا کیا کہ ان کے کسی لیڈر کو گرفتار، نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور وہ بولے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ایسا ہی ہوگا؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کون سی کنسپیرسی کی ایویڈنس ہے؟ 9، 10، 11، 12 تحویل میں تھے، یہ اریسٹڈ تھے. عمران خان صاحب، عمران خان کہیں بھی فزیکلی پارٹیسپیشن نہیں کی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اعانت میں، صرف بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے، اور وہ بھی 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہے مس ٹرائل تھا اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا.
एक भी 9 मई वाले केस में इमरान खान की मौजूदगी वजूद नहीं है, और सारे केसेस में इमरान खान की बेल हो चुकी है, इसलिए कि फिजिकल प्रेजेंस, यानी आप कह रहे हैं कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, तो फिर इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है। Until or unless evidence comes, ठीक हो गया, until or unless evidence comes, आप कह रहे हैं इसका कोई जवाब पैदा नहीं होता। अच्छा खो साहब, आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस ओवर हियर। जाते जाते आपको पता है पीटीआई के बारे में ये बड़ा कहा जा रहा था कि वकीलों ने हाईजैक कर लिया है। आप खुद एक सीनियर वकील हैं, आपके साथ बहुत सारे साथी गौहर साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि वकील हैं, और अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं। क्या इम्प्लोड कर रही है पीटीआई बानी पीटीआई की एब्सेंस में? देखिए, एक बात तो ये है कि यकीन का ताल्लुक है, इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जो भी कर रहे हैं अपना अपना एक तरीका है। अगर आप नेगेटिविटी भी करते हैं तो सारा का सारा महवर आपके गिर्द घूम रहा है। 2 साल से सिर्फ और सिर्फ सारी रियासत और सारे रियासती इदारे जो है वो इमरान खान के गिर्द ही घूम रहे हैं, खा वो उनके नेगेटिव कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, या कोई उनके हक में बात कर रहा है। इससे ज्यादा जिला क्या किसी सियासी रहनुमा और सियासी जमात को मिल सकती है? आज इलेक्शंस करवा लें, पीटीआई तैयार है, कोई और जमात तैयार नहीं है। और आप 8 फरवरी को देख लें, जहां तक ताल्लुक है इख्तलाफ राय का, इख्तलाफ राय इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए ये बहुत बड़ी जमात है, इसमें जो है मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कोई इख्तलाफ बुनियादी नहीं है पार्टी के अंदर, ये खातिर जमा रखें। लतीफ खो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राना साहब, अभी आपने सुना है लतीफ खोसा साहब भी फरमा रहे थे कि वो भी कह रहे हैं कि अप्रैल में वापस आ जाएंगे। कुछ मुफाहमत की पिछले दिनों चामगोइयां भी चल रही थी, मेरे जराए कह रहे हैं कि मुफाहमत वाला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किसी तरह का भी। आपको वापस आते हुए, जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं खान साहब? राना साहब देखें, खान साहब जिस भी सजा में हैं उसमें जमानत तो पहला राइट है ना उनका, ये नहीं है कि जमानत नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि उनकी अपीलें चल पड़ी हैं, एक में वो बरी हो चुके और दूसरे में मतलब एक में उनकी जमानत हो गई है, दूसरे में उनका चल रहा है केस, और वो 2 साल मैक्सिमम डॉक्टर जो आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 साल बनती है अगर दी जाए तो, और अभी एफआईए ने देनी है तो जमानतें होती हैं, होंगी, बातचीत हमेशा से होती आई है और होनी है और हो रही है। अब आपने खुद नक्शा बताया, अली अमीन गंडापुर अगर कोर कमांडर हाउस गए हैं, और खान साहब की ख्वाहिश पहले दिन से लेके जिस दिन से निकाले गए हैं और आज तक यही है कि आर्मी चीफ के साथ उनकी हो। पहले जनरल बाजवा के साथ तो वो जाके ऐवान सदर में बंद दरवाजों में मिलते रहे, एक्सटेंशन ऑफर करते रहे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर से उनका राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, वो राब्ते की भी बहुत कोशिश करते हैं और साथ प्रेशर भी डालते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने और उनकी अहलिया ने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई और डीडीजीआईएसआई को तीनों को मतून किया कि वो उनको कहीं खाने में जहर दे रहे हैं या किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे। साथ वो कहते हैं कि मुझसे ही बात होनी चाहिए। आपको याद होगा कि मुराद सईद ने एक दफा ट्वीट किया था कुछ हफ्ते पहले कि उन्हें खान साहब को ऑफर की गई थी कि 3 साल खामोश हो जाए तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो मुराद सईद को किसी ने तो बताया होगा, कोई तो बात थी। स्टेट की जो मैंने पोजीशन चेक की है, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की, वो बड़ी क्लियर है कि 9 मई जिन लोगों ने कराया या तो वो माफी मांगे आके पब्लिकली और कहें कि हमने न सिर्फ ये कराया बल्कि लोगों को उकसाया और हम इस जुर्म के मुर्तकिब हुए और हम माफी चाहते हैं। क्या खान साहब इस बात के लिए तैयार होंगे? वो तो उल्टा डाल देते हैं कि ये साजिश है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। वो डबल सिग्नल हमेशा से देते आए हैं, लेकिन बातचीत करनी है या लड़ाई, उनका मुतमईन नजर बराह रास्त पाकिस्तान की फौज। राना साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा है कि वो जिम्मेदारी कबूल कर, माफी मांगे, पहले जिम्मेदारी कबूल करें, फिर माफी मांगे, उसके बाद वादा करें कि इस तरह की कोई दोबारा हरकत ऐसी नहीं होगी, 9 मई वाली कोई हरकत इस तरह की नहीं होगी। अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं वो तो कहते हैं ये तो थी साजिश, ये तो था ही मामला दूसरा वाला, तो फिर वो मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट मानने को तैयार नहीं है कि साजिश वाला किसी तरीके से बयानिया बाय किया जाए। सो वी आर एट अ स्टैंड स्टिल राइट नाउ। ये हम उस दोराहे पे आ गए हैं जहां किसी तरीके से कोई बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, यही बदकिस्मती है कि यहाँ पे सियासतदानों की बहुत लड़ाइयां एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक। लोगों के नाम लेते चले जाएं आप, लेकिन उन्होंने ना कभी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे हमले नहीं किए, हसास इदारों पे हमले नहीं किए।
उनको भी निकाला गया इक़्तिदार से, कई दफा निकाला गया। खान साहब तो एक ही दफा गए हैं अभी तक, और उसके बाद उन्होंने 9 मई करा दिया। और वो कहते थे कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। और बहुत सारे नए पार्लियामेंटेरियन कहते हैं हम 9 नहीं 10 मई कर देंगे, 10 दफा कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा हक दिया जाए। यानी वो स्टेट को नीचे घुटनों के बल लाना चाहते हैं, जो बड़ा मुश्किल काम है। अभी तक भी जो कुछ भी उन्होंने करके देख लिया, उनको समझ आ गई, अब वो तहरीक चलाने के चक्कर में है। बिल्कुल, ये भी सियासी तौर पे उनका राइट है कि वो तहरीक चलाएं और मामलात को दुरुस्त करें। किस किस्म की तहरीक राना साहब, किस किस्म की तहरीक नजर आ रही है आपको? अब अगर वो सियासी और पूरा मन तहरीक है तो ये तो सबका राइट है ना कि वो जल्द से जुलूस करें, लेकिन अगर उसमें वही 25 मई वाली कहानियां होनी है, वही 9 मई वाली कहानी बनानी है, तो वो तो इजाजत नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटी है राना साहब इसकी? मेरा नहीं ख्याल। अभी वो लोगों को अंगेख्त करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि उनको एक बात का तो पता है ना कि पाकिस्तान माशी मसाइल जो आपने स्टार्ट किया घिरा हुआ है, यहाँ पे लोगों के ऊपर बर्डन और आना है, तो वो उसका सियासी फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है यही हमारी बदकिस्मती है कि पहले खान साहब ने जब फरवरी में 2022 में IMF का मुआहदा तोड़ा, पेट्रोल बिजली गैस के निर्ख कम किए, तो दुनिया हमसे नाराज हुई। और वो जो शहबाज शरीफ कहते थे ना कि फिर हमें घुटनों के बल चलाना पड़ा उनको और सब कुछ करना पड़ा, मिन्नतें करनी पड़ी, वो इसलिए की कि वो पाकिस्तान का मुआहदा था IMF के साथ, किसी एक पर्सनैलिटी का नहीं था। सही। तो अब जब हमने मुआहदे किए हैं तो वो इसीलिए ज्यादा सख्त शराइत के साथ आते हैं कि अब एक एहतमाल रहता है कि ये क्या पता इनके सियासी लीडर किस वक्त कोई फैसला कर जाए, तो वो हमें हर तरह से घेर के मार रहे हैं। और हमारे यहाँ ये है कि कोई गुफ्तगू हो नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ कभी भी ये कहेंगे कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 9 मई के बाद उन्हें पहले ये बात तस्लीम करनी होगी। अदरवाइज उनकी जो पार्लियामेंट में क्यादत है उसको इख्तियार दे दें। राइट। आप आईनी तरमीम कराएं, इस्लाहात कराएं, इंतखाबी जो मर्जी करें, मिलके सब कुछ हो सकता है, रास्ते भी निकलते हैं। लेकिन अगर आप लड़ाई मेरे हिसाब किताब से धमकी के नतीजे में कुछ नहीं मिलने का। ठीक हो गया रान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बाकायदा बात करेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे जन्म दे सकती है, इसको कैसे आपस में देखा जा सकता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत के बाद जरा मईशत की तरफ जाते हैं। कुछ जगहों से पाकिस्तान के माशी अशारियों को बेहतर कहा जा रहा है। एक पेशन गोई हुई है कि जी पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी होगी और तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ेगी। नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनीबडी दैट इज सेइंग दैट। रवा माली साल 2024 एंड 25 में पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतर होंगे, ये अक़वाम मुत्तहिदा UN के इकोनॉमिक सर्वे से ये बात सामने आई है। अगले माली साल में हकीकी शरह नमू जो होगी वो 2% से जायद उसके अंदर इजाफा होगा और माली साल 2025 के अंदर महंगाई की शरह में 26% से वो कम होकर 12.2% तक पहुंच जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन है ना। तवानाई के शोबे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट से ज्यादा वहीं महंगाई बढ़ रही है, उसके अंदर जो सब्सिडीज हैं उसके खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त कायम करने से माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा UN इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। दूसरी तरफ जरा हम बढ़ते हैं तो IMF की डायरेक्टर जूली कोसैक वो भी यही कह रही हैं कि पाकिस्तान की जो साथ आइंदा महीनों के अंदर माहिदा है वो नए प्रोग्राम के ऊपर बातचीत करने को आइंदा महीनों के अंदर हम तैयार होंगे। IMF के साथ पाकिस्तान का जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो अप्रैल के अंदर खत्म हो रहा है, ये याद रखिएगा। इस टाइम पर बेहतर कहा जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को। अच्छा, आलमी बैंक का पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान की GDP अगले साल 3% से कम रहने की पेशगोई है, यानी 3% से अबव तो नहीं जाएगी GDP, लेकिन पिछले कुछ सालों से बेहतर की तरफ जाएगी ही जाएगी। और इस टाइम पर शरह नमू पाकिस्तान की इस साल 1.8% जो है वो है और साल 2025 के अंदर 2.3% एक्सपेक्ट की जा रही है और उससे थोड़ी सी बढ़ेगी आगे 2026 के अंदर वो होगी 2.7%, बट नॉट अ वेरी बिग जंप। लेकिन स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी ये एक अहम सवाल है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो है ही है, he's got a very keen eye on the economic outlook of Pakistan as well। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मिफ्ता साहब, पाकिस्तान में प्योर इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ईद के बाद एहतजाज है, एहतजाज अपनी जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन सारे इदारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को बेहतर करार दे रहे हैं, एटलीस्ट मजीद महंगाई की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं। डू यू सी
کہ یہ پولیٹیکل اپیول جو کہ عید کے بعد شاید بپا کرنا چاہ رہی ہو پاکستان تحریک انصاف، اس کی وجہ سے ان اکنامک آؤٹ لک کے فیکٹرز کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا؟ میرا نہیں خیال ہے. سچی بات ہے کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل اکانومی اور اکانومی دنیا میں کہیں پر بھی علیحدہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ جڑے ہوئے سبجیکٹس ہیں اور جڑی ہوئی چیزیں ہیں. سیاست کا اثر بالکل اس پہ آتا ہے، معیشت پہ آتا ہے. لیکن دیٹ سیڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیکل پروسیس کا ہونا یا پولیٹیکل پروٹیسٹ کا ہونا جو ہے وہ اکنامک فنڈامنٹلز کو زیادہ چینج کرے گا. جو آپ نے بات بتائی ہے وہ اس بات کو نشاندہی کر رہی ہے کہ دیکھیں مہنگائی پاکستان میں پچھلے سال مارچ میں 34% تھی، مئی میں 38% ہوئی جو پاکستان کی ہائیسٹ تھی. اب 20% ہو گئی ہے، پچھلے مارچ میں 20% تھی. 20% بھی بہت زیادہ ہے. 20% سے بھی آمدن لوگوں کی نہیں بڑھ رہی تو لوگ غریب ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر UN نے یہ بھی کہا، ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کا اندیشہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ مزید خطے غربت کے نیچے چلے جائیں گے. آج بھی 9 کروڑ لوگ پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہیں. اور 15 20 25 سالوں میں 30 سالوں میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اچھی نہیں چلی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اب ہم جو پچھلے 2 سال کا بگاڑ جو ہے 2-3 سال کا، اس سے اللہ نے چاہا تو ہم نجات پائیں گے اور یہ 2% تک ہماری شرح نمو بڑھے گی، یعنی کہ 2% سے ہماری قومی آمدن کا حجم بڑھے گا. اگین کیونکہ ہماری پاپولیشن 2.5% سے بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی 0.5% غریب ہو جائے گا. پچھلے سال آلریڈی وہ 0.25% غریب ہوا تھا کیونکہ 1.8 سے جیسا آپ نے فرمایا بڑی تھی قومی آمدن، لیکن جو نفری تھی یا افراد تھے وہ 2.5% سے بڑے تھے. سو مسائل بہت ہیں پاکستان میں. مہنگائی کم ہو جائے گی، جو سا آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ 12% تک آ جائے گی. 12 تو ذرا سا مجھے آپٹیمسٹک لگ رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے بیرونی فیصلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تیل کی جو عالمی منڈی میں قیمت ہے وہ $90 پر بیرل ہو گئی ہے، تو یہاں پر اس سے بھی مہنگائی کا افیکٹ آتا ہے. دیگر چیزوں میں بھی آتا ہے. ساری چیزیں حکومت پاکستان یا پاکستان کے بزنس کنٹرول نہیں کرتے، اوبویسلی باہر والوں کا بھی اس میں دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جو برے حال میں تھے، جو ابتر حالات میں تھے، اس سے بہتری انشاءاللہ نظر آ رہی ہے اگلے سال. رائٹ. اچھا مفتی صاحب، پھر تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی نا. یعنی ایک طرف تو ہم لوگ اس انسٹیبلٹی والے ماحول سے آگے بڑھ گئے، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی کوئی ایز سچ کوئی امپیکٹ نیگیٹو نہیں ڈالے گی. سو ڈز دیٹ مین کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے اوور آل جو ایک اضطراب عوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے بیکاز آف آل دی اکنامک میس دیٹ واز کریٹڈ، اور اسپیشلی PMLN جو کہہ کر رہی تھی کہ جی ہم لوگ اکانومی کو بہتر کریں گے، اکانومی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. PDM کی گورنمنٹ کے اندر بھی یہی آئے تھے. آپ جب اس ٹائم پہ فائنانس منسٹر تھے، یو آلسو ٹرائیڈ کہ اکانومی کو کسی طریقے سے اسٹیبلائز کیا جا سکے. کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ PMLN کے لیے بھی اسٹیبلٹی کا دور ہوگا؟ اینڈ اورنگزیب صاحب could be labeled as one person جنہوں نے شاید بہتر کی ہیں چیزیں، یا it was bound to happen؟ نہیں، آئی تھنک کہ جو پچھلا سال ہمارا 22-23 کا نکلا ہے that was probably the worst economic year in Pakistan in a long time. بہت برا سال تھا. مہنگائی بھی بڑی عروج پہ تھی، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی صحیح نہیں رہا، کہیں پر ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہم بار بار ڈیفالٹ سے کھیلتے رہے، IMF سے لڑائی کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب جون میں شہباز شریف صاحب نے یہ وہ فیصلہ کیا کہ IMF سے بات کرنی ضروری اور خود جا کے جب ایگریمنٹ کر لیا، اس کے بعد سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اورنگزیب صاحب جس وقت پہ آئے ہیں ان کو چیزیں بہتر ہوتی بھی ملی ہیں. لیکن کسی بھی فائنانس منسٹر کو بگاڑنا یہ چیزیں بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے، بگاڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نہیں بگاڑیں گے. اور اگر یہ IMF سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے اسپرنگ میٹنگز ابھی شروع ہوں گی 20 تاریخ کے بعد، اپریل کے تو باتیں کریں گے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے گی. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ گروتھ نہیں کر سکے گی اگلے 1-2 سال تک. پاکستان کے اندر غربت رہے گی، پاکستان کے اندر مہنگائی رہے گی، لیکن یہ کہ بہتری آئے گی، جو ابتر حالات تھے اس سے بہتر ہو جائے گا. رائٹ. اچھا، یہ ایک ٹف مفتہ صاحب جس نے آپ کو بھی بڑا ستایا تھا وہ تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ٹف. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ اورنگزیب صاحب اپنی جگہ پر موجود ہیں، بٹ ڈسپائٹ اسحاق ڈار صاحب بینگ دا فارن منسٹر، فائنانس کے معاملات کے اندر ان کے عمل دخل کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ ابھی بھی موجود ہے، چاہے وہ CCI ہو یا کہیں اور کی بات ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی پھر لیگ پولنگ پاکستان کو جو جس ٹریجیکٹری میں ابھی جا رہے ہیں، جس سمت میں ابھی جا رہے ہیں، اس سے ادھر ادھر کر سکتی ہے؟
देखिए, इस वक्त अगर औरंगजेब साहब को अगर हटा देते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी चांस है। मैं समझता हूँ कि अब जो जो लोग जो हैं, जो मुक़्तदा के लोग हैं, दीगर लोग हैं, वो सारे बात ये समझते हैं कि अब कोई ये हकीम की दवाई का इलाज नहीं चल सकता। पाकिस्तान विल हैव टू गो थ्रू डिफ़िकल्टी, विल हैव टू गो थ्रू एन IMF प्रोग्राम, और पाकिस्तान विल हैव टू मेक टफ डिसीजंस एंड गो टुवर्ड्स रिफॉर्म। सो आई थिंक कि इंशाल्लाह ये मुस्बत काम कर सकेंगे। वो तो फेयर इनफ, लेकिन आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इसहाक डार साहब लंदन में थे और इस टाइम पर वो काबीना का हिस्सा है, तो इंटरफेरेंस किस हद तक आप देखते होंगे? I don't really want to go too much about this, but the fact is that Dar Saab right now has a job as a foreign minister of Pakistan, and it's not an easy job by any stretch of imagination. हिंदुस्तान से मसाइल चल रहे हैं, अफगानिस्तान से मसाइल चल रहे हैं, ईरान से मसले चल रहे हैं, ये मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, हमको दुनिया से पैसे भी चाहिए, हमको दीगर दुनिया के ममालिक से अच्छे रिलेशन भी रखने हैं, चीन से भी कुछ मसाइल हैं जो ठीक करने हैं। सो वो अगर मतलब इसहाक डार साहब की प्लेट भी काफ़ी फुल है, वही काम अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। राइट। अच्छा मिफ्ता साहब, एंड पे आते हैं जरा पाकिस्तानी अवाम की बात पे, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक पे कितनी जल्दी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, अशय खुरनोश के अंदर, उनकी जरूरियात जिंदगी के अंदर कोई कमी होती हुई नजर आएगी महंगाई के अंदर, या विल इट कंटिन्यू? देखिए, जब हम कहते हैं कि महंगाई का इंडेक्स कम हो गया, और अक्सर ये लोग हमारे नहीं समझते, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले साल से कम हो जाएंगी प्राइसेस, हम ये कह रहे हैं कि अब जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पिछले साल 28% से बढ़ रही थी वो अब कम हो गई है, और इस मार्च के महीने में 20 हो गई है, और इस साल जो है वो 20-22 तक रहेगी। अगले माली साल में आपने कहा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि वो 12% तक रहेगी। तो अब ये देखना है कि आमदन कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई कम होती है, तो स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट भी कम करेगा। इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो फिर यहाँ पे सरमायाकारी होगी, और अगर सरमायाकारी होती है तो उधर से नौकरियां मिलेंगी, थोड़ी सी डिमांड अगर हो जाएगी लेबर की तो तनख्वाहें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्या ये हो सकेगा इस साल में या अगले साल में, ये बड़ा मुश्किल बात है कहना। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा तवक्को करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकम्स बढ़ जाएंगी पर हेड। ये बहुत तवक्को करनी चाहिए कि गुर्बत में कमी आ जाएगी, इनफैक्ट गुर्बत में इजाफा ही होगा पाकिस्तान में। तो 1-2 साल अभी मुश्किल निकलेंगे। जो बड़े मुश्किल काम करने हैं हुकूमत को, यानी कि बजट डेफिसिट कम करना है, और अगर आप बजट का खसारा कम नहीं करेंगे और आप कर्ज लेते रहेंगे, और इसका मतलब है कि नोटें छपाते रहेंगे स्टेट बैंक से, तो फिर महंगाई कम नहीं होगी। उसके लिए हमको NFC अवार्ड को भी देखना होगा, उसके लिए हमको निचकारी करनी होगी। पहले ये होता था कि जब चीज़ें महंगी हो जाती थी, बिजली और गैस, तो हुकूमत वो नुकसान अपने सर पे ले लेती थी और चीज़ें महंगी नहीं होने देती थी, सस्ती रहती थी। अब ये है कि हुकूमत के पास उस जगह की गुंजाइश नहीं कि वो नुकसान अपने सर पे ले ले। अब भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारा अपने सर पे नहीं ले सकती। वो नुकसान जब पास ऑन करती है तो वो बहुत महंगी हो जाती हैं। आज जिस रेट पे सनत को हम गैस बेच रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो आलमी मंडी से बहुत ज़्यादा है, और बांग्लादेश, हिंदुस्तान से भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ हमको इंडस्ट्री को भी कंपैरेटिव रखना है, दूसरी तरफ हम नुकसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो बड़ी समझदारी की पॉलिसी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत के अंदर ये एबिलिटी है इस वक्त कि वो मुश्किल फैसले ले और मुश्किल फैसले ले सके। इसके अंदर जो आप सियासत की बात कर रही थी, वो भी, उसका भी दखल आ जाता है। या मुझे ये भी नहीं पता कि इनको अवेयरनेस है कि कितने मुश्किल फैसले करने होंगे। तो लेकिन ये जब तक मुश्किल फैसले नहीं करेंगे निचकारी के, ये मुश्किल फैसले नहीं करेंगे NFC अवार्ड को देखने के, ये मुश्किल फैसले नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पेंशन रिफॉर्म्स के, तो हम पेंशन्स के अंदर भी एक टाइम बम पे बैठे हैं जो कि 6 साल में, 8 साल में सबसे बड़ा हद हो जाएगा, जब तक सबसे बड़ा हेड हो जाएगा खर्चे का। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के। हम बहुत अरसे तक ये मसलों की इसको टालते रहे हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें आ चुकी हैं सर पे। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये मुश्किल फैसले ले ले, और उसको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले निहायत ज़रूरी हैं और अभी लेने। राइट, मुफ्ती इस्माइल साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी ले सकते हैं, उसके बाद वो 1 साल के बाद वैसे ही सियासी बफर नहीं रहता मुश्किल फैसले लेने का, उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक के बाद एक और सियासी चहमगोई चल रही है, उस हवाले से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शहर कराची, शहर कायद की सड़कों पर डकैत दंदनाते फिर रहे हैं और ईद उल फितर से पहले मामलात सिक्योरिटी के बड़े गड़बड़ चाह रहे हैं। इसी हवाले से आज विफाक में इत्तेहादी सिंध के अंदर एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आए। एमक्यूएम ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची के मामलात को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है और इसलिए क्योंकि अंदरूनी सिंध में चीजें काबू में नहीं आ पा रही हैं, इसीलिए कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बद से बदतर होती चली जा रही है। ईद उल फितर से पहले कई लोगों के साथ जो राहजनी वाले वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इजहारुल हसन और सेनेटर फैसल सब्जवारी ने एमक्यूएम के ये कह दिया कि ये तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैंडल करने में सिंध गवर्नमेंट इस टाइम पर नाकाम नजर आ रही है। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ बाकायदा सवाल लेकर आऊं, सुने जरा एमक्यूएम क्या कह रही है आपके बारे में। जी, आपका मनपसंद आईजी आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक लाइसेंस टू किल मिल गया है। नया आईजी की अपॉइंटमेंट। ये कैसी हुकूमत तब्दील हुई है कि निगरां हुकूमत जाते ही, मुंतखब हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद शुतर बेमहार की तरह लोगों को लाइसेंस टू किल बेदरेग मार रहे हैं 4,000 रुपए के मोबाइल के लिए। वजीर दाखिला साहब, मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। ये कहना कि आर्म्स स्ट्रीट क्राइम है, ये आर्म्स स्ट्रीट क्राइम कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। हम आपसे सवाल करेंगे, असेंबली में भी करेंगे, असेंबली के बाहर भी करेंगे। अब आप सिर्फ रुकने सूबाई असेंबली नहीं है, पूरे सूबे के वजीर दाखिला है। शाह साहब, इससे इनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप के अंदर अगर क्राइम काबू में आ सकता है तो इसका मतलब है या तो विल में कमी है या मेलेफाइडे है सिंध गवर्नमेंट की, जो एकदम से क्राइम शुतर बेमहार की तरह इधर उधर दंदराते फिर रहे हैं क्रिमिनल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखें, अगर क्राइम पे तशवीश है एमक्यूएम के दोस्तों को तो एक अच्छी बात है कि उनको दर्द है पूरे सिंध का और वो कराची की बात भी करते हैं, लेकिन फिर वो उसको पॉलिटिकल एंगलिंग करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो कह रहे हैं कि जी ये आईजी साहब के आने से तो शादियाने बच गए, वो जो इनसे पहले के कुछ दिन है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास तमाम उसके फिगर्स हैं कि क्या उस वक्त बिल्कुल सब ठीक था। क्या इनके कोई बयानात नहीं आए थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हो रहा था। तो अगर वो पहले नहीं था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के आने के बाद एकदम से इजाफा हुआ और फिर ये आईजी जिनको भी 2-3 दिन ही हुए हैं, या कराची के पुलिस चीफ जो हैं वो भी कोई हालिया 2 दिन हुए आए हैं, उनके बाद कोई एकदम बहुत बड़ी हाइप आई है, तो फिर तो ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर ये वही तसलसल है जो कुछ दिनों से था, और एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है सिंध गवर्नमेंट की, और हम उसमें बहुत सीरियस हैं। ये जो इक़दामात हुए हैं, ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये जो आईजी साहब को यहाँ रखा गया, यहाँ जो पुलिस चीफ जो कराची के लिए आए हैं नए, इन्हीं को इसी वजह से लाया गया कि इस तरह के क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये क्राइम होते हुए आ रहे थे। आप चेक कर लें अपने रिकॉर्ड पे, अगर ये अब हुए हैं तो फिर बिल्कुल हमारा फेल्यूर है। लेकिन ये तो एक तसलसल सा जो आ रहा था, ये जो आईजी साहब के ऊपर एडिशनल आईजी उनके ऊपर जो इतनी ज्यादा जो मेहरबानियां हो रही हैं, ये शायद वो जो वक्त था जब यहाँ पे बोरी बंद लाशें, बत्ता माफिया था, टारगेट किलिंग थी, जलाओ गहराओ की सियासत हो रही थी, जिसमें इन लोगों का बड़ा अहम किरदार था। इन्होंने उसको खत्म किया। सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानी है, हमारे साथ रेंजर्स की बड़ी कुर्बानी है, और शहरियों की। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एमक्यूएम इसलिए का निशाना बना रही है बिकॉज बेसिकली एमक्यूएम को कटेल करने के अंदर इन अफसरान का जी। शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम इसलिए ये सारे सवालात उठा रही है बिकॉज एमक्यूएम के क्राइम को जो माजी के अंदर कहीं होता आया उसको कटेल करने के अंदर इन अफसरान का किरदार है। इज दिस व्हाट यू सेइंग? जी देखें, ये तो अब तय करना, जज करना सिंध की आवाम का काम है ना। कराची के जो शहरी हैं या मीडिया चेक करे कि क्या था वो। मिसाल के तौर पर जब यहाँ पे
गोली बंद लाशें मिलती थी, टारगेट किलिंग होती थी, जलाओ घेराव की सियासत होती थी, सब कुछ होता था। उस वक्त तो कभी इस तरह एमक्यूएम की तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं आता था। लेकिन जिन लोगों ने उसमें कुर्बानियां दी, जिन्होंने कंट्रोल किया, अब अगर वो यहाँ पे देखें, ये जो आईजी लगे हैं गुलाम नबी मेमन और इमरान याकूब साहब जो यहाँ पे लगे, ये दोनों बहुत अच्छी साख के अफसर हैं। जो सिंध पुलिस के जो अच्छे अफसरान हैं पुलिस के, उनमें इनका शुमार होता है। और इनको यहाँ पे जब लाया गया, अब इनको टाइम दें। और ये जो कच्चे का बात की जाती है, वो भी देखें कच्चे के इस वक्त क्या सूरत हाल है। जाहिर है वहां पे इश्यूज हैं, और वो जो एक एरिया है जो पंजाब से भी मिलता है, बलूचिस्तान और फिर सिंध का कच्चा भी लगता है, वहां पे इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? आज के दिन अगर सखर डिवीजन ले लें, जिसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक भी वहां पे मगवी नहीं है आज के दिन पे। बराबर में दूसरा डिवीजन है जिसके 3-4 इजला हैं, वहां पे 18 अगवा हुए हैं, जिनमें 3 अभी सुने वापस आए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि एक भी अगवा मुनासिब नहीं है। लेकिन अगवा क्यों किया जाता है? डाकू ये क्यों करते हैं कि उनको रैंसम मिले, उनको पैसे मिले। तो ये जो 18 लोग जब इस वक्त जो अभी जाके मेरे ख्याल में 15 रह गए हैं या 14 रह गए हैं, आप जरा चेक कराएं कि ये लोग कौन लोग हैं। इनमें 90% वो लोग हैं जो हारी है, कोई ट्रैक्टर ड्राइवर है, कोई ट्रक ड्राइवर है, या इस तरह के कोई लोग हैं। सिर्फ एक किस्म का एक हाइप क्रिएट की गई, और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह दिखाया जाता है कि किसी की जी गर्दन जो है तन से जुदा की जा रही है, कच्चे के डाकू कर रहे हैं और बहुत कुछ, ये किसी और ममालिक की चीजें यहाँ। अच्छा शाह साहब, एक बात मुझे क्लियर कर दीजिएगा। हालात एक चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हालात से हम मुतमिन नहीं है। इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मीटिंग बुलाई, जिसमें सीएम साहब को और होम मिनिस्टर साहब को बुलाया, और उन्होंने ये टास्क दिया कि एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये पुलिस की तकरीरियां हुई, आईजी, एडिशनल चीफ, और फिर मुख्तलिफ जगहों पे डीआईजीज, एसएसपीज, और फिर और जो जैसे भी होता है। तो हमें बहुत ज्यादा हम कंसर्न है, एक भी इस तरह का। साहब, इट इज अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, लेकिन एक जो मसला स्टार्ट हुआ वो वजीर दाखिला की स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ बेसिकली, कि ये इशू इतना बड़ा भी नहीं है जितना हाइप क्रिएट की जा रही है मीडिया की तरफ से। ये तो मामूल की जिंदगी में इस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट साना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर लोग सवाल तो करेंगे ना शाह साहब? उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, और चीजों को तो नहीं यहाँ पे लाया जा रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत तशवीश है और इस तरह के हालात हो रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और एक उनके जुमले पे ये हो गया, लेकिन जाहिर है उनको और बेहतर तरीके से कहना चाहिए। लेकिन असल इशू ये है अनीका साहिबा कि जिस तरह एक सिलसिला बताया जाता है, इसलिए हमें ये बात करनी पड़ती है, हमें मुवाजना करना पड़ता है हमें, क्योंकि मीडिया पे यही कुछ आता है कि सिर्फ ये सिंध में हो रहा है, सिर्फ कराची में हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की, पुलिस की। लेकिन इनका अगर पिछले अदवार से मवाजना क्यों न किया जाए कि जब यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे, यहाँ पे इवन कराची में जो हालात थे सबके सामने थे, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहां पे कॉन्वाय सिस्टम होता था, अच्छे भले लोग भी बगैर कॉन्वाय के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते थे। और क्या इसको बेहतर किया, इसको सिंध पुलिस ने बेहतर किया, सिंध गवर्नमेंट जो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसने बेहतर किया, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक क्राइम भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। गॉट योर पॉइंट शाह साहब, अल्लाह करे कि आपका वादा वफा भी हो और कराची के अंदर अमन भी आए। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक विद दैट एज वेल। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। निसार को भी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।